हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज भी हम 2 या 3 लेक्चर, 3 तो नहीं 2 तो मान ही लो, 2 लेक्चर शूट करने वाले हैं। पहला लेक्चर 12th बायो के लिए और दूसरा लेक्चर 10th साइंस के लिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं हूँ रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। संपूर्ण जो बायोलॉजी का मैं मैटर डाल रहा हूँ सब कुछ फ्री चल रहा है, यहाँ पर कोई इसके लिए कॉस्ट नहीं है। तो बात करते हैं हम 12th बायो के लिए। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है मानव श्वसन तंत्र, उसका आज लेक्चर नंबर 4 है। छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहा हूँ, आराम से समझा रहा हूँ, समझ में भी आ रहा है, बच्चों का भी अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं निःश्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन और निःश्वसन अंतर कितना सा है? मात्र विसर्ग का अंतर है। किसका अंतर है? विसर्ग का। चलिए, उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा है कि वायु कहाँ से कहाँ तक प्रवेश करती है ना। वायु नासिका से स्टार्ट होती है, यानी नासिका द्वारा ग्रहण किया जाता है और फिर नासिका गुहा, आंतरिक नासिका छिद्र, उसके बाद ग्रसनी, फिर कंठ, फिर श्वासनली यानी कि ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई यानी प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, फिर श्वसनिकाएं, फिर श्वसन वो क्या कहते हैं उसको, सीमांत श्वसनिकाएं या अंत्य श्वसनिकाएं, उसके बाद श्वसन श्वसनिकाएं, फिर वायुकूपिका वाहिनी, फिर एट्रियम और लास्ट में वायुकूपिका के पास ऑक्सीजन पहुंच जाती है। इसका उल्टा क्रम लिख दें तो कहाँ पहुंच जाएगी? CO2 जाएगी। अब उल्टा क्रम में कौन जाएगी? CO2 बाहर त्याग दी जाएगी। इसकी बात कर ली थी। एक्सचेंज कैसे होता है गैसों का? तो हमने देखा कि जो कूपिका है इसकी भित्ति कैसी होती है? शल की उपकला या सरल सल की उपकला होती है। और जितनी भी ट्रैकिया वगैरह है इनकी कैसी होती है? पक्षमावी उपकला। इनकी कैसी होती है? पक्षमावी उपकला पाई जाती है इनकी भित्ति में। पक्षमावी उपकला का मतलब है इस पर क्या पाए जाएंगे? ऐसे पक्षमाव पाए जाएंगे। जिससे क्या होता है? इससे अगर जीवाणु है, विषाणु है, कोई भी कीटाणु है तो वो इनकी गति के द्वारा बाहर ऊपर की ओर भेज दिया जाएगा, यानी ग्रसनी में भेज दिया जाएगा, जहां से उसको या तो बॉडी से बाहर भेज दिया जाता है या उसको स्वेलो कर लिया जाता है, मतलब निगल लिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं निःश्वसन और निःश्वसन की। तो ये दोनों क्या हैं? ये है हमारी श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन की क्रियाविधि। तो हमारा जो फेफड़े की आंतरिक संरचना थी जिसमें हमने फेफड़ा और कूपिका दोनों के बारे में डिटेल में जानकारी की थी। अब उसी के बाद अगली हेडिंग आती है हमारे पास श्वसन की क्रियाविधि। तो श्वसन की क्रियाविधि को 2 चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में? 2 चरण है इसके। श्वसन की क्रियाविधि के कितने चरण है? 2 चरण है। पहला तो है निःश्वसन और दूसरा है निःश्वसन। अंतर अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निःश्वसन की। इसकी निःश्वसन की, या इसको कहा जाता है अंत्य श्वसन। इस शब्द से तो आपको क्लियर समझ में आता है कि अंत्य श्वसन क्या है, लेकिन मैंने हेडिंग में ये बताया है कि निःश्वसन और निःश्वसन में अंतर होना चाहिए तुम्हें क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट आता है निःश्वसन और निःश्वसन में अंतर बताइए। तो निःश्वसन या अंत्य श्वसन, इसको इंग्लिश में इंस्पायरेशन कहा जाता है। इंस्पायरेशन, या इसको दूसरा नाम दिया गया है इनहेलेशन। इनहेलेशन, इसको क्या कहा गया है? इनहेलेशन और इंस्पायरेशन, यानी कि इन और इन दोनों में कॉमन है, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन यानी कि वायु एंट्री करने वाली है हमारे श्वसन तंत्र में। तो निःश्वसन या अंत्य श्वसन, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, वायु को ग्रहण करना, या वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर में प्रवेश करना। कैसे भी परिभाषा दे सकते हैं भाई, जरूर नहीं है कि वायु का सही में प्रवेश करना ही क्या कहलाता है, ऐसे भी दे सकते हैं। वायु को ग्रहण करना भी कह सकते हैं, या वायु का नासिका द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करना भी, या वायुकूपिका तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन या इनहेलेशन कहा जाता है। तो कोई जरूर नहीं है भाई, 2-4 परिभाषाएं बता सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन ही अंदर प्रवेश करनी है और कुछ तो जाना नहीं है। तो
आज हम मेनली इसकी बात करने वाले हैं, नी श्वसन की। नी श्वसन को अगले लेक्चर में हम शूट करेंगे, यानी कि इनहेलेशन या इंस्पायरेशन की इसमें बात करने वाले, और एक्सपायरेशन की या एक्सहेलेशन की बात अगले लेक्चर में करेंगे, यानी कि कल। तो वायु को ग्रहण करना या शरीर में प्रवेश करना, वायु शरीर में प्रवेश कर रही है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इसको निश्वसन कहा जाता है। यह एक सक्रिय प्रावस्था है, एक्टिव फेज है। क्या है ये? एक्टिव फेज है, मतलब कि इसमें एनर्जी का यूज होगा, इसमें एनर्जी का यूज होगा। इसमें क्या होगा? एनर्जी का यूज किया जाएगा, मतलब एटीपी यहां पर कुछ खत्म होंगी या एटीपी का यूज किया जाएगा। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट सबको पता होगा। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसमें कौन कौन हेल्प करते हैं। तो इसमें किस किस की हेल्प होती है या किस किस के द्वारा निश्वसन की क्रिया की जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें हमारा डायफ्राम, या इसको तनुपट्ट भी कहा जाता है, या इसको मध्यपट भी कहा जाता है। हिंदी में भी नाम याद रखना है हमें, मध्यपट या तनुपट या डायफ्राम इंग्लिश में। तो पहली चीज तो हमें डायफ्राम या मध्यपट या तनुपट इनहेलेशन में हेल्प करता है। दूसरी बात, इंटरकोस्टल मसल ले लेते हैं डायरेक्ट। इंटरकोस्टल मसल, इनको क्या कहते हैं? अंतरापरशुक और बाह्य परशुक दोनों आ जाती हैं इसमें, अंतरापरशुक एवं बाह्य परशुक पेशियां। सर ये क्या चीज है? ये है भाई, देखिए परशुक मतलब होता है रिब्स, यानी कि पसलियां। तो ये परशुक पेशियां हैं जो किससे जुड़ी हुई हैं? पसलियों से जुड़ी हुई जो मांसपेशियां हैं उनको क्या कहा जाएगा? परशुक पेशियां। अब दो प्रकार की हो सकती हैं, पसलियों को अंदर की ओर खींचेंगी तो अंतरापरशुक पेशियां, और थोड़ा अगर बाहर की ओर गति करवाएंगी तो बाह्य परशुक पेशियां। यानी कि पसलियों की गति होगी और साथ में डायफ्राम की गति होगी। इन दोनों की गति के कारण ही वायु अंदर बाहर होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल की कंडीशन क्या होती है। देखिए डायफ्राम जो है वो ऐसी कंडीशन होती है इसकी, यानी कि ये थोड़ा बीच में उभरा हुआ होता है, बीच में कैसा होता है? उभरा हुआ होता है। और जैसा कि आप सबको पता है कि जो फेफड़े हैं वो इस पर ऐसे व्यवस्थित होती हैं, जो फेफड़े हैं वो इन पर, इस पर डायफ्राम पर कुछ ऐसे व्यवस्थित होते हैं। ये लीजिए फेफड़े मैंने इस पर बना दिए हैं। अब देखिए होगा क्या, जब ये डायफ्राम बीच में से उठा हुआ होता है तो इसको कहते हैं गुंबदाकार स्थिति में है। कैसी स्थिति में? गुंबदाकार। ठीक है, जब अगली कंडीशन इससे बनने वाली है तो फेफड़े तो ऐसे की ऐसे ही रहेंगे, लेकिन डायफ्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? इसका चपटा, यानी कि डायफ्राम गुंबदाकार। देखो डायफ्राम में चेंज हो रहा है, डायफ्राम में और पेशियों में। कौन सी? परशुक पेशियां, अंतरापरशुक बाह्य परशुक, यानी इंटरकोस्टल मसल्स, इन दोनों में ही चेंज होने वाला है। तो चेंज कैसे होगा? एक बार डायफ्राम गुंबदाकार होगा, क्वेश्चन आता है, और एक बार डायफ्राम कैसा हो जाएगा? चपटा, गुंबदाकार चपटा। देखिए अब जब देखो दो कंडीशन होनी है, दोनों में चेंजेस आने वाले हैं। तो मैं पहले इसको डायफ्राम वाली बात कर लेता हूं कि जब ये नॉर्मल कंडीशन है, तो जब हम वायु को ग्रहण कर रहे होते हैं, तो डायफ्राम नीचे जा रहा होता है। जब हम वायु को ग्रहण कर रहे होते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है, नीचे जाने का मतलब है वो चपटा हो जाएगा। अभी कैसा है? गुंबदाकार। और जब हम श्वास लेंगे तो क्या हो जाएगा? चपटा। अब हम वास्तव में हम श्वास नहीं ले रहे हैं भाई, हम श्वास नहीं ले रहे हैं, गौर से ध्यान से सुन लो इसको, हम श्वास नहीं ले रहे हैं। हमें तो क्या हो रहा है, जो अपना जो डायफ्राम है वो नीचे जा रहा है, इसके कारण हम श्वास ले पा रहे हैं। बाई चांस हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे जाना और ऊपर आना, यानी कि उसकी क्रिया बंद हो जाए, डायफ्राम खराब हो गया, तो हम जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे? मर जाएंगे डेफिनेट से। क्यों? क्योंकि हम श्वास नहीं ले सकते, हमारा डायफ्राम हेल्प कर रहा है, डायफ्राम ऊपर नीचे हो रहा है, जिसके कारण श्वास अंदर बाहर हो रही है। पहली बात याद रखना है। तो डायफ्राम नीचे गया तो वायु एंट्री करती है। जैसे कि एक बोतल लें, मेरे पास बोतल तो नहीं है, मार्कर की जो इंक है उसकी
डिब्बी है। तो देखो मैंने इसको क्या किया, नीचे से काट लिया और ऊपर से भी इसमें एक वाई आकार की क्या लगा दी मैंने, ऐसे लगा दी थी। मान लो ये कोई बोतल है, ठीक है, मैंने नीचे से इसको काट दिया और ऊपर से उल्टे वाई आकार की एक कीप लगा दी और इन पर गुब्बारे लगा दिए मैंने, और यहाँ पर एक रबड़ बैंड लगा दिया मैंने। पूरे नीचे से बोतल को काटा और उस पर नीचे से क्या लगा दिया, एक गुब्बारे की पन्नी लगा दी, मतलब गुब्बारा काट के उसकी सतह लगा दी। तो मैं जब इसको नीचे खींचूंगा तो गुब्बारे फूल जाते हैं, जब मैं इसको नीचे खींचूंगा तो गुब्बारे फूल जाते हैं, और जब मैं इसको वापस ऊपर करूंगा तो ये गुब्बारे पिचक जाते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि जब हम इसको नीचे खींचेंगे, यानी कि डायफ्राम जब नीचे जाएगा तो चपटा हो जाएगा, डायफ्राम जब नीचे जाएगा तो चपटा हो जाएगा। साथ में अब क्या होगा, इसके साथ वायु या ऑक्सीजन युक्त वायु कहाँ एंट्री कर जाएगी, फेफड़ों में एंट्री कर जाएगी। मेरे ख्याल से दोस्तों इस एग्जाम्पल से तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये तो थी डायफ्राम वाली बात। तो सब नॉर्मल कंडीशन, शिथिल अवस्था में डायफ्राम कैसा होता है, गुंबदाकार होता है। क्वेश्चन सीधा आता है गुंबदाकार, उत्तल सतह है इसकी, है ना, गुंबदाकार या उत्तल। लेकिन जैसे ही निःश्वसन होता है, यानी कि हमने ऑक्सीजन को या वायु को ग्रहण कर लिया है, उस टाइम चपटा हो जाएगा करने के बाद, है ना। नॉर्मल कंडीशन कैसी है, गुंबदाकार, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन ग्रहण कर ली या वायु ग्रहण कर ली, देखो हम तब तक खींचते हैं, खींची डायफ्राम, अभी हमें हमारे कौन सी कंडीशन में होगा, चपटा। अब मैं इसको हटाता हूँ और दूसरी वाली बात करते हैं कि हमारी जो पेशियाँ या पसलियाँ हैं, पेशियाँ थोड़ी पसलियाँ की बात करते हैं, और पीछे कौन होगी, डेफिनेट सी रीढ़ की हड्डी होगी, कुछ ऐसे ऐसे बना देती हैं इसको। ये कशरुकाएं बनाई है मैंने रीढ़ की हड्डी की, 33 कशरुकाएं होती। चलो ये पसलियाँ क्या करती हैं, ये पसलियाँ पेशियों के द्वारा जुड़ी हुई हैं, तो ये पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं। देखो ये मैंने बनाया डायफ्राम, तो दो कंडीशन चल रही है, मैंने बताया दो चीजें हेल्प कर रही हैं इसमें। डायफ्राम तो नीचे की ओर जाएगा और जो पसलियां हैं वो कौन सी पेशी, बाह्य परसुक पेशियों के कारण बाहर की ओर जाएंगी। यानी कि दो क्रियाएं चल रही हैं, समझ में आ गई होगी। एक तो पसलियों को बाहर ले जा रही हैं और दूसरी डायफ्राम को नीचे ले जा रही है। क्यों, तो इससे क्या होगा, जो हमारा बक्ष गुहा है, ये कौन खाली स्थान जो है बक्ष गुहा है, थोरेसिक कैविटी, इस बक्ष गुहा को चौड़ा कर दिया जाएगा, मतलब इधर गई और नीचे भी गई। तो इससे क्या होगा, बक्ष गुहा ज्यादा चौड़ी हो जाएगी और चौड़ी होने के कारण यहाँ पर वायुदाब कम हो जाएगा। यानी कि आयतन चौड़ी हो गई तो आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। जहां पर भी आयतन बढ़ेगा वहां पर वायुदाब कम हो जाता है, वहां पर क्या हो जाता है, वायुदाब कम। अब देखिए वायु किधर से किधर बहती है, सब जानते होंगे। वायु बहती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो यहाँ पर तो वायुदाब हाई है और यहाँ पर वायुदाब अब क्या हो गया, लो। तो वायु ऑटोमेटिक एंट्री करेगी कहाँ से, नासिका मार्ग से होती हुई ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, इन सब से होती हुई फेफड़ों में अंत में प्रवेश कर जाएगी। तो ये थी दोस्तों निःश्वसन वाली बात। इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, दोबारा मैं बता देता हूँ, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि दो चीजें यहाँ पर हेल्प कर रही हैं। पहली बात, डायफ्राम नीचे आ रहा है, उसके कारण वायु एंट्री करेगी, और दूसरी बात, बाह्य परसुक पेशियों के कारण पसलियां बाहर जा रही हैं, पसलियां बाहर, डायफ्राम नीचे, ठीक है। उसके कारण क्या हुआ, इस बक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि ये नीचे जाएगी, ये बाहर जाएंगी, तो थोड़ा गैप बढ़ जाएगा, यानी कि चौड़ी हो जाएगी, यानी कि आयतन इसका ज्यादा हो गया, और आयतन ज्यादा होने के कारण वायुदाब कम हो जाता है। और हवा किधर से किधर बहती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो यहाँ वायुदाब कम है तो बाहर से फेफड़ों में वायु एंट्री कर जाएगी। तो ये तो था दोस्तों हमारा निःश्वसन। अब मैं एक बार जो वायु का मार्ग कहाँ से कहाँ होता है उसके नाम बता देता हूँ। जो मैंने चार्ट यहाँ पर कल बताया था वही तुम्हें दोबारा कॉपी में बनाना है। खैर क्या बनाओगे, नोट्स हम आपको दे ही रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जिन बच्चों को पता नहीं है कि हम आपको नोट्स दे रहे हैं उनसे मैं कहता हूँ, जो आपको मैं लिंक दूंगा आज इस वीडियो में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ आपको सारे जितने भी लेक्चर्स मैं पढ़ाता रहूँगा उनके सबके नोट्स आपको मिलते रहेंगे, वो भी हैंड राइटिंग में, मेरी हैंड राइटिंग में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हटा देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो मेरे ख्याल से भाई तुम्हें निःश्वसन की क्रिया तो क्लियर हो गई होगी। यानी निःश्वसन क्या होता है, वायु को अंदर ग्रहण करना, दो चीजें हेल्प कर रही हैं, डायफ्राम नीचे, पसलियां बाहर, वायुदाब हुआ कम, बाहर से एंट्री करेगी वायु फेफड़ों में। कब तक भरेगी, तब तक भरेगी जब तक
वायुमंडलीय दाब एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम, और जो वायु कूपिकाएं जो अंदर हैं इनका दाब जब तक कि इक्वल ना हो जाए, दाब जब तक, दाब नहीं या वायु दाब कहते हैं, जब तक बाह्य वातावरण में और कूपिका के अंदर का दाब बराबर नहीं हो जाएगा तब तक हम श्वास को ग्रहण करते रहेंगे या वायु कूपिकाओं में वायु भरती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं मार्ग बता देता हूं एक बार, क्या मार्ग है। देखिए, वायु एंट्री कहां से करेगी? नासा द्वार से, बाह्य नासा द्वार कह दें इनको, या तो बाह्य नासा द्वार। यहां से वायु कहां जाती है? यहां से वायु जाती है नासा गुहा में, नेजल कैविटी में। इसके बाद नेजल कैविटी कहां खुलती है? आंतरिक नासा द्वार या छिद्र या रंध्र, कुछ भी कह दे भाई। ठीक है, नाक के 3 पार्ट होते हैं ना भाई, ऐसे करके, एक पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और यहां पर ये तीसरा पार्ट। 1 मिनट में इंक डाल देता हूं, रेड से बना देते, कोई दिक्कत नहीं। तो आंतरिक नासा छिद्र के पास पहुंच गई। इसके बाद कहां जाने वाली है? इसके बाद ऑक्सीजन जाने वाली है या वायु जाने वाली है ग्रसनी में, है ना, क्योंकि आंतरिक नासा छिद्र कहां खुलते हैं? नासोफेरिंक्स में, नासा ग्रसनी में। तो ग्रसनी वाला पार्ट, ग्रसनी के बाद कहां पर जाती है? ग्रसनी के बाद आता है ग्लोटिस, यानी कि कंठ या स्वर यंत्र, लैरिंक्स, फेरिंक्स या नासोफेरिंक्स, कंठ, लैरिंक्स, कंठ के बाद श्वास नली यानी कि ट्रैकिया, श्वास नली के बाद श्वसनिकाएं, सॉरी श्वसनिकाएं नहीं, श्वसनी। अब मैं श्वसनी में 3 आदि है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो एक बार में ही लिख दिया मैंने श्वसनिकाएं, तो छोटी की मात्रा लगा के ये हो गया श्वसनिकाएं। इसके बाद फिर 3 आएंगे, कौन? श्वसनिकाएं, श्वसनी, फिर गलती, श्वसनी, तीनों श्वसनी आ गई इसमें। फिर आती हैं श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं यानी कि श्वसनी, फिर श्वसनिका, श्वास नली, ट्रैकिया, श्वसनी, ब्रोंकाई, श्वसनिकाएं, ब्रोंकियोल्स। इनको तीनों को ध्यान से याद रखना है। ट्रैकिया, श्वास नली को क्या कहते हैं? ट्रैकिया, है ना, या फिर बाइंड पाइप, श्वास नली, ट्रैकिया। श्वसनी को क्या कहते हैं? इसको ब्रोंकाई कहते हैं, और श्वसनिकाएं को कहते हैं ब्रोंकियोल। तो श्वसनिकाएं तीनों हो गई, उसमें कौन कौन सी? इनिशियल, फिर दूसरी कौन सी आती है? श्वसन श्वसनिका, और सॉरी दूसरी आती है अंतस्थ या सीमांत श्वसनिका, और उसके बाद आती है तीसरी श्वसन श्वसनिका। उसके बाद कहाँ एंट्री करती है? इसके बाद वहां कहां ये जाती है? वायु कूपिका वाहिनी में। कहाँ पहुंचती है? वायु कूपिका वाहिनी में। और वायु कूपिका वाहिनी से कहाँ पहुंचती है? एट्रियम, यानी कि वायु कूपिका कोश में, वायु कूपिका कोश में, यानी कि इसको क्या कहते हैं? इसको एट्रियम कहा जाता है। और एट्रियम के बाद कहाँ पहुंचती है? वायु कूपिका। तो ये हमारी वायु का मार्ग है। सर अब यूं कहोगे बच्चों तो सर ये कैसे याद होगा? अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, कल भी बताया, डिटेल में समझाया था कल के लेक्चर में। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा उनको थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है कि मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स नाम से जो वीडियो पढ़ा है मेरा पिछला, यूट्यूब पर सर्च कीजिए आरके साइंस क्लासेस या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग, और पीछे लगा देना रोहित मेहता या आरके साइंस क्लासेस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग रोहित मेहता या आरके साइंस क्लासेस। ठीक है, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और या फिर अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो हमारी प्लेलिस्ट को खोलिए, प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज मैंने ऑल वीडियो को डाला रखा है। ठीक है दोस्तों, तो एक बात कर ली हमने निःश्वसन की। अगले लेक्चर में यानी कि कल शूट करेंगे निःश्वसन क्या है। सीधी सी बात है, वायु अब ग्रहण कर ली तो अगली बार क्या करेंगे? छोड़ेंगे। अगले लेक्चर में शूट करेंगे। तब तक लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।